Assalamu alaikum, welcome everyone. I welcome all of you to my YouTube channel Allied and Healthcare Solutions. Myself Bas Dilli. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे MCQs डिस्कस करूंगा, दैट इज़ CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इस टॉपिक के रिलेटेड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी की थी और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ओल्ड या लेटेस्ट गाइडलाइंस के रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक, होपफुली जो भी MCQs इस टॉपिक के रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सारे MCQs आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज okay, so the first question which is on your screen, which among the following link was added in latest 2020 CPR chain of survival? आपने आइडेंटिफाई करना है जो लेटेस्ट 2020 CPR गाइडलाइन है उसमें इनमें से कौन सी लिंक ऐड की गई थी चेन ऑफ सर्वाइवल में। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ EMS, हाई क्वालिटी CPR, पोस्ट कार्डियक केयर, रिकवरी। ठीक, जो 2015 चेन ऑफ सर्वाइवल लिंक थी उसमें जो टोटल लिंक्स थे वो थे 5। ठीक, अगर वो 5 हम देखें कि वो कौन कौन से थे, उसमें पहला जो था दैट वाज अर्ली रिकॉग्निशन। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट था दैट वाज एक्टिवेशन ऑफ EMS। थर्ड जो था हाई क्वालिटी CPR। फोर्थ था डिफिब्रिलेशन एंड जो फिफ्थ था इट वाज पोस्ट कार्डियक केयर। लेकिन जो 2020 लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें जो 6th लिंक ऐड की हुई है वो है रिकवरी। ठीक, ये आप याद रखेंगे, रिकवरी जो है इट इज़ द 6th लिंक विच वाज एडेड इन 2020 CPR गाइडलाइन। ठीक, नीचे मैंने इसमें एक 2015 और 2020 की एक इमेज भी शेयर की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है इन हॉस्पिटल केयर कार्डियक अरेस्ट और आउट हॉस्पिटल केयर कार्डियक अरेस्ट जो है दोनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लिंक्स है, 1 2 3 4 5। ठीक, और जो यहाँ पे लास्ट वन है दैट इज़ पोस्ट कार्डियक केयर। ठीक, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2020 वाली है और इसमें जो टोटल लिंक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक, पोस्ट कार्डियक केयर के बाद जो 6th है वो है रिकवरी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज रिकवरी। ठीक, ओके, नेक्स्ट, once return of spontaneous circulation is obtained, systolic blood pressure should be maintained। आपने आइडेंटिफाई करना है एक बार रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आने के बाद उन पेशेंट्स में जिन्होंने CPR से सर्वाइव करा उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना मेंटेन होना चाहिए। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ग्रेटर देन 50 mmHg, लेस देन 60 mmHg, ग्रेटर देन 90 mmHg, लेस देन 90 mmHg। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आप याद रखेंगे दैट विल बी ऑप्शन C, ग्रेटर देन 90 mmHg। यानी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन के बाद जो पेशेंट में मेंटेन होना चाहिए सिस्टोलिक BP, सिस्टोलिक इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 mmHg। और इनमें जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 65 mmHg। कभी ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन C। Okay, next, after return of spontaneous circulation, if patient is not following commands, target temperature management should be। ठीक, ROSC means return of spontaneous circulation, and this one is target temperature management। आपने आइडेंटिफाई करना है एक पेशेंट हु हैज़ सर्वाइव्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एंड ही इज़ इन कोमा, उसमें हमें टारगेट टेम्परेचर मैनेजमेंट क्या रखना चाहिए। तो जो पेशेंट्स कार्डियक अरेस्ट से सर्वाइव करते हैं और जिनका रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन गेन हुआ हो, अगर वो पेशेंट्स कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं दे में बी
इन कोमा, ठीक, वो पेशेंट्स कोमा में हो सकते हैं, ठीक। और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए जो पहला इंटरवेंशन रहता है पोस्ट कार्डियक केयर में, दैट इज इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया, ठीक। यानी हम पेशेंट्स को डेलिबरेटली क्या करते हैं, उनको हाइपोथर्मिक स्टेज में रखते हैं। और जो टारगेट टेम्परेचर मैनेजमेंट फर्स्ट 24 आवर्स में उन पेशेंट का होना चाहिए, इट मस्ट बी 32 to 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक, डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये क्या होना चाहिए, ये 32 to 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक। इसको कैसे हम करते हैं, कोल्ड आइस पैक्स से, कोल्ड एयर फोर्स्ड ब्लैंकेट्स और कोल्ड आईवी फ्लूइड से, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट विल बी 32 to 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेस्ट कंप्रेशन इन सीपीआर। आपने आइडेंटिफाई करना है जो हम सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन देते हैं उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। रेट शुड बी 100 to 120 per minute in both adult and in children. In adult, hand placement should be lower half of sternum. Elbows should be bent while giving compression. Allow complete recoil before next compression, ठीक। रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन के बारे में आप याद रखेंगे दैट इट इज़ यूनिवर्सल, ठीक, यूनिवर्सल, दैट मीन्स इट इज़ सेम इन पीडियाट्रिक एज वेल एज एडल्ट्स, ठीक। तो ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इन एडल्ट हैंड प्लेसमेंट शुड बी लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक, ये भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमें प्लेसमेंट ऑफ हैंड यानी प्लेसमेंट ऑफ hands in CPR, it should be lower half of sternum, ठीक, lower half of sternum in both adult as well as children, ठीक। यानी जो हैंड प्लेसमेंट होनी चाहिए सीपीआर में ये लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं 2 fingers above xiphoid process, ठीक। और अगर हम यहाँ पे इन्फेंट हैंड प्लेसमेंट की बात करें, इन्फेंट हैंड placement, it should be center of sternum below nipple line, ठीक। इन्फेंट्स में हम जो सीपीआर देते हैं इट कैन बी गिवन बाय 2 or 3 fingers, या हम 2 thumbs से भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स प्रेजेंट एट द टाइम, ठीक। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें इट शुड बी सेंटर ऑफ चेस्ट बिलो निपल लाइन, आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी, एल्बो शुड बी बेंट वाइल गिविंग कंप्रेशन, ये यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है एक्चुअली कंप्रेशन के रिलेटेड। वो इसलिए वाइल अटेनिंग प्रॉपर पोजीशन आर्म्स शुड रिमेन स्ट्रेट, आर्म्स स्ट्रेट होनी चाहिए, नॉट बेंट, आर्म्स स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक। वो इसलिए क्योंकि जो थ्रस्ट आना चाहिए इट शुड कम फ्रॉम शोल्डर्स, वो तभी आएगा व्हेन आर्म्स विल बी स्ट्रेट, ठीक। तो ये यहाँ पे फॉल्स है। लास्ट जो है अलो कंप्लीट रिकॉइल बिफोर नेक्स्ट कंप्रेशन, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वो इसलिए एक बार कंप्रेशन के बाद चेस्ट प्रॉपर रिकॉइल होना चाहिए टू प्रोसीड नेक्स्ट कंप्रेशन। अदरवाइज क्या होगा, विदाउट रिकॉइल अगर हम कंटिन्यूअस कंप्रेशन देंगे तो वहाँ पे वेनस रिटर्न इफेक्ट होगा एंड दैट कैन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट या दैट कैन अफेक्ट कार्डियक आउटपुट, ठीक। तो यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट इसके रिलेटेड है ऑप्शन सी।
ओके नेक्स्ट, विच पल्स शुड बी चेक्ड इन इन्फेंट ड्यूरिंग CPR, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है जो इन्फेंट CPR है उनमें से कौन सा पल्स हमें चेक करना चाहिए। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, एक्सिलरी, कैरोटिड, ब्रैकियल, टेम्पोरल। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे एज वाइज देखें, इन्फेंट्स को एक साइड रखें, दूसरा चिल्ड्रन, उसके बाद एडल्ट्स। ठीक, जो इन्फेंट्स में इजीली पल्पेबल पल्स है वो है ब्रेकियल। ठीक, तो ब्रेकियल हम इन्फेंट्स में देखते हैं। ठीक, इन्फेंट्स में आप याद रखेंगे ब्रेकियल और आप याद रखेंगे फेमोरल। नेक्स्ट जो है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एसेसिबल जो है दैट इज कैरोटिड। और जो लास्ट यहाँ पे एडल्ट, एडल्ट में एक कैरोटिड आप याद रखेंगे और जो दूसरा दैट इज फेमोरल। ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो हम इन्फेंट्स में देखते हैं दैट इज ब्रैकियल और फेमोरल। तो यहाँ पे ब्रैकियल जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट रहेगा। ओके नेक्स्ट, a 25-year-old man was walking on the road, suddenly he collapsed down, first thing to do। आपने आइडेंटिफाई करना है, एक 25 साल का बंदा चल रहा था रोड पे और वो सडनली कोलैप्स हुआ, नीचे गिरा। ठीक, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, सीन सेफ्टी, कॉल फॉर हेल्प, चेक पल्स, चेस्ट कंप्रेशन। ठीक, इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको CPR एल्गोरिथम थोड़ा सा यहाँ पे उसके रिलेटेड ओवरव्यू दूँ। तो पहला जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट विल बी सीन सेफ्टी। ठीक, सीन सेफ्टी फर्स्ट स्टेप होगा और वो बोथ विक्टिम एज वेल एज रेस्क्यूअर के लिए होना चाहिए। ठीक, सीन सेफ्टी बोथ पर्सन्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा ये फर्स्ट रहेगा और जो सेकंड स्टेप रहेगा दैट विल बी इधर कॉल फॉर हेल्प या चेक रेस्पॉन्स। ठीक, ये चेंज होता रहता है, चेक रेस्पॉन्स अब सेकंड स्टेप रखेंगे। ठीक, चेक रेस्पॉन्स में लाइक टैपिंग हिम और हर, आर यू ओके एंड ऑल दैट। उसके बाद जो थर्ड स्टेप रहेगा दैट विल बी कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे, दैट इज नेसेसरी। ठीक, एंड उसके बाद फोर्थ स्टेप विल बी चेक पल्स एंड ब्रीदिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा पल्स और ब्रीदिंग चेक करना, और ये लेस देन 10 सेकेंड्स में होना चाहिए। ठीक, लेस देन 10 सेकेंड्स में आप पल्स और ब्रीदिंग को चेक करेंगे और पल्स आप कैरोटिड चेक करेंगे एडल्ट्स में। ठीक, पल्स और ब्रीदिंग चेक करने के बाद आपके पास 3 सिनेरियोज होंगे। ठीक, वो अंडरस्टैंड करेंगे। एक सिनेरियो होगा पल्स, ब्रीदिंग प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होंगे, ये एक सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो आपके पास होगा पल्स प्रेजेंट, ठीक, बट ब्रीदिंग एब्सेंट। ठीक, दूसरा सिनेरियो आपके पास ये होगा और जो थर्ड सिनेरियो होगा दैट विल बी बोथ पल्स एंड ब्रीदिंग एब्सेंट। ठीक, अब जो पहला वाला आपके पास है पल्स और ब्रीदिंग प्रेजेंट वाला केस, ठीक, उसको क्या आप करोगे, उसको आप ऑब्जर्व तब तक करोगे जब तक इमरजेंसी सर्विस अराइव होगी, वेदर एम्बुलेंस या इमरजेंसी टीम। ठीक, तब तक आप उसको ऑब्जर्व करोगे इस वाले केस को। ऑब्जर्व में क्या करोगे, इसको कंटिन्यूअस पल्स रेट और ब्रीदिंग चेक करोगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो था जिसमें पल्स प्रेजेंट था बट ब्रीदिंग जो थी एब्सेंट थी। ठीक, इस केस में आप क्या करोगे, इसको असिस्ट करोगे ब्रीदिंग में। ठीक, अगर एयरवे सिक्योर नहीं है तो एयरवे सिक्योर करने के बाद उसको एवरी 5 to 6 सेकेंड्स में आप एक ब्रेथ प्रोवाइड करोगे। ठीक, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 10 to 12 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक,
तो इस केस में आप क्या करोगे, इस पेशेंट में तब तक ब्रेथ प्रोवाइड करोगे जब तक कि ये रिकवर ना हो जाए, ठीक। उसके बाद जो थर्ड केस है, बोथ पल्स एंड ब्रीदिंग एब्सेंट, ये वो केस है जहाँ पे आपने CPR पेशेंट को देना है, ठीक। दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो यहाँ पे अब जो आपका आंसर आया होगा दैट इज सीइंग सेफ्टी, दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन यू विल डू, ठीक। ओके, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट। आपने आइडेंटिफाई करना है एडल्ट CPR में डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो एडल्ट CPR में जो लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेप्थ होनी चाहिए, इट मस्ट बी 5। तो जो लेटेस्ट CPR गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो एडल्ट डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए, इट मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है लेटेस्ट CPR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेप्थ होना चाहिए एक एडल्ट में चेस्ट कंप्रेशन के लिए, ठीक, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच, ठीक। Previously it was 5 to 6 centimeter or we can say 2.5 inch, but in recent 2020 उसमें जो mentioned है it is 5 centimeter which is approximately 2 inch, ठीक। उसके एक्स्ट्रा अगर आप डेप्थ देंगे तो there will be damage to internal organs और which can affect blood pumping, ठीक। और अगर हम इन्फेंट और चाइल्ड की बात करें, इन्फेंट और चाइल्ड की बात करें, it must be 1/3 of anterior posterior diameter of chest। जो इन्फेंट्स और चाइल्ड्स में हम देखते हैं डेप्थ, तो वो हम 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। और वो जो चाइल्ड्स में आता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर विच इज़ अगेन 2 इंच। और जो इन्फेंट्स है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, ठीक, एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच, ठीक। तो यहाँ पे जो एडल्ट चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ है वो रहेगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, हाउ ऑफन शुड रेस्क्यूअर स्विच रोल व्हेन परफॉर्मिंग टू रेस्क्यूअर CPR। आपने आइडेंटिफाई करना है जो टू रेस्क्यूअर CPR है, यानी अगर एक से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स हो वहाँ पे हमें रोल स्विच कितने टाइम बाद करना चाहिए, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, एवरी 2 साइकिल, एवरी 3 साइकिल, एवरी 5 साइकिल, एवरी 10 साइकिल, ठीक। तो लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है एवरी 2 मिनट्स के बाद, एवरी 2 मिनट्स के बाद जो है रोल को स्विच करना है, ठीक। स्विच रोल टू प्रिवेंट फटीग, ठीक, टू प्रिवेंट फटीग, ठीक। और इस दौरान जो साइकिल होनी चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान इट मस्ट बी 5 साइकिल। तो एवरी 5 साइकिल के बाद आप रोल स्विच कर सकते हैं, या जो ही आप फटीग फील कर रहे हैं तो आप रोल स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो गाइडलाइन है दैट इज़ 2 मिनट्स के बाद आप रोल स्विच कर सकते हैं, या एवरी 5 साइकिल के बाद स्विच कर सकते हैं, ठीक। लेकिन दूसरी बात याद रखेंगे, जो इंटरप्शंस होने चाहिए, इंटरप्शंस मस्ट बी लेस देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से कम इंटरप्शंस होने चाहिए। रोल स्विच जो है 5 साइकिल के बाद ही होना चाहिए। नेक्स्ट, कलर कोड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमरजेंसी और कार्डियक अरेस्ट। आपने आइडेंटिफाई करना है जो हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स हैं उनमें से कौन सा कलर कोड मेडिकल इमरजेंसी या कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे एक्टिवेट किया जाता है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, पिंक, ठीक। तो अपने हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स अगर पढ़े होंगे, देयर आर सो मेनी कोड्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग एनी मेडिकल इमरजेंसी और एनी अदर डिजास्टरस सिचुएशन। अगर हम यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट और इमरजेंसी की बात करें तो उस सिचुएशन में जो एक्टिवेशन होती है वो कोड ब्लू की होती है। इसमें रिससिटेशन
टीम होता है और ये तभी हॉस्पिटल में एक्टिवेट किया जाता है जब एनी रेस्पिरेटरी या कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा कोड ब्लू। और कोड रेड के बारे में आप याद रखेंगे, ये तब एक्टिवेट किया जाता है जब हॉस्पिटल्स में फायर हो। ठीक, तो फायर सिचुएशंस में कोड रेड एक्टिवेट किया जाता है। ऑप्शन सी कोड ब्लैक। कोड ब्लैक तब यूज़ किया जाता है जब भी कभी थ्रेट सिचुएशंस हो, लाइक बॉम्ब सिचुएशंस में हम जो है एक्टिवेट करते हैं, इट इज़ कोड ब्लैक। और कोड पिंक जो यहाँ पे है, इसको तब एक्टिवेट किया जाता है जब भी कोई चाइल्ड एब्डक्शन हुआ हो या इन्फेंट एब्डक्ट हुआ हो। ठीक, चाइल्ड और इन्फेंट एब्डक्शन, ठीक, तो तब ये यूज़ किया जाता है। या कहीं पे आप देखोगे इन्फेंट कार्डियक अरेस्ट में भी, इन्फेंट कार्डियक अरेस्ट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा इमरजेंसी एंड कार्डियक सिचुएशंस में, दैट इज कोड ब्लू। ओके, नेक्स्ट, डोजेज ऑफ एपिनेफ्रिन इन सीपीआर। आपने आइडेंटिफाई करना है जो एपिनेफ्रिन ड्रग हम यूज़ करते हैं कार्डियक अरेस्ट में, उसकी डोजेज हम कितनी देते हैं। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। 0.1 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg। ठीक, तो एपिनेफ्रिन के बारे में आप याद रखेंगे, जो हम कार्डियक अरेस्ट में इसकी डोजेज देते हैं एज पर सीपीआर लेटेस्ट गाइडलाइन, वो है 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट, एवरी 3 to 5 मिनट्स। और सेकेंड, और जो पीडियाट्रिक्स में हम देते हैं, पीडियाट्रिक, विच इज़ 0.1 mg पर kg। ठीक, कभी पीडियाट्रिक की भी पूछी जाती है तो वहाँ पे आप 0.1 mg लिखेंगे। ठीक, ये इसकी इंट्रावेनस और इंट्राऑसियस डोजेज है। ठीक, इसके अलावा एक और ड्रग हम देते हैं कार्डियक अरेस्ट में वेंट्रिकुलर और सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया को करेक्ट करने के लिए, दैट इज एमायोड्रोन। एमायोड्रोन। और इसका आप डोज जो याद रखोगे, बोलस डोजेज जो है इसकी, फर्स्ट डोज 300 mg और जो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट डोज होगा, सब्सिक्वेंट 150 mg। ठीक, तो यहाँ पे आपको एपिनेफ्रिन का पूछा गया है, दैट इज़ 1 mg, हाँ, एडल्ट्स में, और इन पीडियाट्रिक्स इट इज़ 0.1 mg पर kg। और अगर आप एमायोड्रोन का पूछा जाए तो वहाँ पे फर्स्ट डोज बोलस 300 mg और सब्सिक्वेंट डोज जो होगा 150। ओके, नेक्स्ट, इनिशियल शॉक एनर्जी फॉर मैनुअल डिफिब्रिलेशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। आपने आइडेंटिफाई करना है जो हम फर्स्ट शॉक पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मैनुअल डिफिब्रिलेटर से देते हैं, वो कितना देते हैं। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। 50 to 100 joules, 120 to 200 joules, 2 joules पर kg, 10 joules पर kg। ठीक, अगर हम फर्स्ट शॉक की बात करें, फर्स्ट शॉक इन पीडियाट्रिक, ठीक, वो हम देते हैं 2 joules पर kg, हाँ, पर kg के अकॉर्डिंग। और जो नेक्स्ट डोज देते हैं यानी सेकेंड जो देते हैं, इट इज़ 4 joules पर kg। ठीक, अब अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो हम इसको 10 joules पर kg के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, या एडल्ट शॉक के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। ठीक, और अगर एडल्ट डोज की बात करें, एडल्ट में जो बाईफेजिक हम शॉक देते हैं, बाईफेजिक, वो 150 to 200 जूल होगा, और मोनोफेजिक से मोनोफेजिक 360 जूल्स। ठीक, तो यहाँ पे हमें पीडियाट्रिक पेशेंट्स में फर्स्ट शॉक का पूछा गया है, इट इज़ 2 जूल पर kg। ठीक, और सेकेंड विल बी 4 जूल, या सब्सिक्वेंट 10 जूल्स भी हम कर सकते हैं पर kg। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो हम एडल्ट शॉक भी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, जो पीडियाट्रिक AED यानी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, वो आप याद रखेंगे। अगर चाइल्ड लेस देन 8 years है,
या लेस देन 25 kg, उनमें हम पीडियाट्रिक AED यूज़ करेंगे। और अगर ग्रेटर देन 8 या 25 kg है, उनमें हम एडल्ट AED यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये थे कुछ अपडेटेड रिसेंट CPR MCQs। होपफुली ये सारे MCQs आपके लिए हेल्पफुल रहें। अगर किसी भी रीज़न से हमारी चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।